सो हेलो एंड वेलकम टू क्लास 11th एंड 12th साइकोलॉजी। इस चैनल पर हम क्लास 12th की पूरी एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास 11th भी जल्दी ही कंप्लीट होने वाली है। सो इफ यू आर अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, दिस चैनल इज जस्ट फॉर यू। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टर्न ऑन योर बेल आइकन। वेल राइट नाउ वी आर ऑन चैप्टर नंबर 6 विच इज लर्निंग, और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सेकंड हाफ को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट हाफ की वीडियो नहीं देखी है सो मेक श्योर टू वॉच इट, यू विल गेट द लिंक इन द आई आइकन। तो फर्स्ट हाफ में हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, और लर्निंग की डेफिनेशन समझी और उसके हमने फीचर समझे। अब इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बाकी के पार्ट्स लर्निंग के, कि और किस किस तरह से हम चीज़ों को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को टेक्निकली समझने से पहले इसको एक ले पर्सन टर्म में समझना भी जरूरी है। ऑब्जर्वेशनल मतलब क्या होता है कि किसी को ऑब्जर्व करना। तो किसी को जब हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं तो उस लर्निंग को कहा जाता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। वेरी सिंपल, कि हमने किसी को ऑब्जर्व करके क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। तो एक ले पर्सन की टर्म में ये होती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अब हमेशा से ही इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग नहीं कहा जाता था। अर्लियर इट वाज कॉल्ड इमिटेशन, इसे कहा जाता था इमिटेशन। इमिटेट का मतलब बेसिकली होता है किसी को कॉपी करना या मिमिक करना। उसके बाद एल्बर्ट बेंड्यूरा एंड हिज कलीग्स इन्वेस्टिगेटेड अबाउट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी कि बेसिकली एल्बर्ट बेंड्यूरा ने अपने कलीग्स के साथ मिलकर ये टर्म कॉइन करी थी जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था इस वाली लर्निंग के टाइप से। इट इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज सोशल लर्निंग एंड मॉडलिंग। इसको मॉडलिंग भी कहा जाता है और सोशल लर्निंग भी कहा जाता है। सोशल लर्निंग तो ऑफकोर्स ये है ही, क्योंकि हम सोसाइटी को देखकर ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं, तो इसीलिए इसे कहा गया है सोशल लर्निंग। और मॉडलिंग का यहाँ मतलब ये वाली मॉडलिंग नहीं है। मॉडलिंग का यहाँ पर मतलब है किसी को देखकर उसके बिहेवियर को कॉपी करना, उस प्रोसेस को भी कहा जाता है मॉडलिंग। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन लर्निंग को सोशल लर्निंग भी कहा जाता है और मॉडलिंग भी कहा जाता है। Then Albert Bandura and his colleagues conducted some studies, specifically बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। एक बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट था जो कि बेंड्यूरा ने और उसके कलीग्स ने किया था इस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को एक्सप्लेन करने के लिए और इसके इम्पैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कि कितना ज़्यादा हद तक हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो सकता है किसी चीज़ को देखकर, ऑब्जर्व करके। तो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपकी बुक में भी इसको एक्सप्लेन किया गया है और आप इसको गूगल करेंगे तो भी आपको बहुत पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी स्टेप वाइज कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। पर यहाँ मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके अंदर मुद्दा क्या था इसका। तो इस एक्सपेरिमेंट में एक वीडियो दिखाई गई थी बच्चों को, जिस वीडियो के अंदर एक बोबो डॉल थी और एक पर्सन था, और वो पर्सन उस बोबो डॉल को बहुत मार रहा था, मतलब उसे किक कर रहा था, उसे मुक्का मार रहा था, उसे पटक पटक रहा था नीचे उठा के। इस तरह के विजुअल्स दिखाए गए थे उस वीडियो के अंदर। अब जिन जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी, जब इन एक्सपेरिमेंटर्स ने उन बच्चों को एक रूम में छोड़ा इसी बोबो डॉल के साथ, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, मतलब वहाँ पर कैमराज लगे थे ऑफ कोर्स, तो उन्होंने उन कैमराज से देखकर उसको ऑब्जर्व किया उनके बिहेवियर को, कि उन बच्चों ने भी उसी तरीके का एग्रेशन शो किया उस डॉल के बारे में। हालांकि उस डॉल से मतलब उनका कोई लेना देना नहीं था, कि उनको बहुत पहले से कोई गुस्सा था तो उन्होंने उस डॉल पे निकाल दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था उनके माइंड के अंदर। उन्होंने सिंपली जो चीज़ देखी, जो चीज़ सीखी, ऑब्जर्व करी, वो चीज़ उनके बिहेवियर के अंदर भी दिखी। उन्होंने जो चीज़ें उस वीडियो के अंदर देखी, वैसी ही चीज़, वैसा ही अग्रेशन वो अपने अंदर ले आए। तो ये बताता है हमें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों को ऐसी गेम्स या फिर ऐसी वीडियोस नहीं देखनी चाहिए जिसके अंदर वायलेंस हो ज़्यादा। और ये चीज़ मेरे हिसाब से सिर्फ बच्चों पर काम नहीं करती, ये हम पर भी काम करती है। जो हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो हमारी सोच पर, हमारे इवन बिहेवियर तक को इन्फ्लुएंस करती है। सो वी मस्ट चूज आवर कंटेंट, कि हम क्या देखें और किस तरह का देखें। इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्वर एक्वायर नॉलेज बाय ऑब्जर्विंग मॉडल्स बिहेवियर। जो हमारा मॉडल होता है, मॉडल का मतलब जिसको भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस पर्सन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके ही हम अपनी नॉलेज एक्वायर करते हैं। ये बात कहती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बट वो जो परफॉर्मेंस होगी उसकी, यानी कि जो हमने बिहेवियर सीख तो लिया है, बट प्रैक्टिस में लाएंगे या नहीं लाएंगे, ये चीज़ डिपेंड करती है कि जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर्सन को उसके बारे में रिवॉर्ड मिल रहा है या फिर पनिशमेंट मिल रही है। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर आपके किसी ब्रदर ने कोई एक पर्टिकुलर काम किया है और फैमिली मेंबर्स उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आपके मन में आएगा कि मैं भी ये चीज़ करूं ताकि मेरे को भी अप्रिसिएशन मिले। अब अगर यही चीज़ उल्टी हो, यानी कि उसने कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से उसको डांट पड़ रही है, तो आप सोचोगे कि नहीं नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा। तो मतलब कि एक बिहेवियर को सीखने के बाद
उसकी परफॉर्मेंस यानी कि हम उसे परफॉर्म करते हैं या नहीं करते, ये चीज़ डिपेंड करती है कि हमारे मॉडल को रिवॉर्ड मिल रहा है उसके लिए या पनिशमेंट। अगर उसको रिवॉर्ड मिल रहा होगा तो हम ऑफकोर्स ये चीज़ करेंगे, और अगर उसको पनिशमेंट मिल रही होगी तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे। देन चिल्ड्रन लर्न मोस्ट ऑफ बिहेवियर्स बाय ऑब्जर्विंग अदर्स एंड इम्यूलेटिंग अडल्ट्स, यानी कि चिल्ड्रन अपने मोस्ट ऑफ द बिहेवियर्स को ऐसे ही सीखते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से ही सीखते हैं। बच्चा जिस भी तरह के माहौल में पैदा होता है वो उसी तरीके से कई चीज़ें खुद ही सीख जाता है, ना कि हम उसे डेलिबरेटली कई चीज़ें सिखाते हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ज़्यादातर बिहेवियर्स बच्चे ऑब्जर्विंग से ही सीखते हैं, बड़ों को ऑब्जर्व करके या फिर इमिडिएट। इमिडिएट का मतलब भी वही होता है, इमीडिएट यानी कि कॉपी करना किसी को। तो ये थी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कि किस तरह से हम ऑब्जर्व करके सबको सीखते हैं। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉग्निटिव लर्निंग। इस लर्निंग के टाइप में हम कुछ अलग पढ़ने वाले हैं। अभी तक जितनी भी हमने 3 लर्निंग पढ़ी हैं, सबसे पहले वो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरी ऑपरेंट कंडीशनिंग, तीसरी ऑब्जर्वेशन लर्निंग। इन तीनों के अंदर ही हमने देखा है कि कुछ एक्ट की बात हो रही थी, जहाँ पे कोई पर्सन कुछ कर रहा है, किसी को कुछ सिखाया जा रहा है। पहली दोनों में सिखाया जा रहा था और तीसरी वाले में ऑब्जर्वेशन में हम खुद देख के सीख रहे थे। पर क्या किसके बारे में हम बात कर रहे थे? वो तब था एक्ट, जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसकी बात कर रहे थे, कुछ प्रैक्टिस में जो हो रहा है, एक्ट हो रहा है। कॉग्निटिव लर्निंग में हम बात करने वाले हैं सिर्फ अपने कॉग्निशन लेवल पर, कि हमारे माइंड के अंदर क्या क्या चल रहा है। सो इन कॉग्निटिव लर्निंग चेंज इन व्हाट द लर्नर नोज ये होता है, रेदर देन व्हाट ही और शी डज, यानी कि जो वो करते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि जो भी हमें पता है, जब उसके अंदर कुछ बदलाव आ जाए, चेंज आ जाए, जो जो चीज़ हमें पता है उसके अंदर, तब हम बोलते हैं कि यहाँ पर कॉग्निटिव लर्निंग हुई है। और ये चेंज किन तरीकों से दिखता है, यानी कि किन 2 टाइप की ये लर्निंग होती है। वो होती है, एक सबसे पहली लर्निंग है हमारी इनसाइट लर्निंग, और दूसरी होती है लेटेंट लर्निंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनसाइट लर्निंग क्या होती है। तो इन शॉर्ट, इनसाइट लर्निंग ऐसी लर्निंग को कहा जाता है जिसके अंदर हमें सडनली कोई सॉल्यूशन हमारे सामने आ जाए। यानी कि मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ कि यार ये चीज़ कैसे होगी, कैसे होगी, कैसे होगी, और वो मेरे को याद आ जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अगर एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे होते हैं तो हमारे माइंड में चल रहा होता है कि यार ये आंसर क्या था, मेरे को पता तो है, पता तो है, और सडनली माइंड में स्ट्राइक कर जाए, यस ये था आंसर। तो इसको कहेंगे हम इनसाइट लर्निंग। तो कोलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया चिंपैंजीज के ऊपर। उन चिंपैंजीज को एक किसी मतलब ऐसे बंद कमरे से में बिठा दिया। अब उसके पास एक केला या कुछ भी ऐसे खाने की चीज़ लटका दी ऊपर कोई हाइट पर। अब उस हाइट पर उसका हाथ सीधा चिंपैंजी का नहीं पहुंच रहा था। उसके पास में और कई सारी चीज़ें रखी थी, जैसे कोई बैम्बू स्टिक हो गई वगैरह, ऐसे कोई डंडी वंडी उसके पास रखी थी। तो अब चिंपैंजी ने बहुत कोशिश करी कि वो कैसे उस केले को नीचे उतारे, पर उससे वो नहीं उतर रहा था अपने आप। फिर सडनली उसके माइंड में एक सोल्यूशन आया कि अच्छा, मैं ये भी तो कर सकता हूँ, ये डंडे से ट्राई करता हूँ। उसने डंडा ऐसे करके मारा ऊपर और वो नीचे गिर गया केला। तो इस तरह से होता है इनसाइट लर्निंग। तो कोलर ने इसी इनसाइट लर्निंग को एक्सप्लेन करने के लिए चिंपैंजीज वाला एक्सपेरिमेंट किया था। सो ये थी इनसाइट लर्निंग, जब सडनली हमारे माइंड में कोई सोल्यूशन आ जाए। अब उसके बाद कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर दूसरे टाइप की लर्निंग होती है लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग बेसिकली ऐसी लर्निंग होती है इन विच अ न्यू बिहेवियर इज लर्नड बट नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड अंटिल रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड फॉर डिस्प्लेइंग इट। फॉर एग्जाम्पल, आप कहो कि मेरे को ये चैप्टर समझ आ गया है। अब आपकी कोई टीचर आपको कहे कि इसे सुनाओ मेरे को, तो अगर आप आगे से क्वेश्चन कर दो कि मैम मेरे को नंबर मिलेंगे इसके, तभी सुनाऊंगा मैं तो ये होता है लेटेंट लर्निंग, कि आपको आती तो है, आपने बिहेवियर लर्न कर लिया है कोई नया, आपको लर्निंग हो गई है उस चीज़ की, पर आप उसे डेमोन्स्ट्रेट तब करोगे जब आपको कोई रीइंफोर्समेंट मिलेगी। मतलब आप कहो कि भाई मैं ऐसे क्यों बताऊं, यहाँ तो मेरे को नंबर दो इसके। जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा करना नहीं है, बट अगर ऐसा हो तो इसको कहते हैं हम लेटेंट लर्निंग, कि कोई हमें रीइंफोर्समेंट मिले तभी हम अपना बिहेवियर शो करते हैं। ये होता है लेटेंट लर्निंग के अंदर। तो इसी लेटेंट लर्निंग को एक्सप्लेन करने के लिए टोलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था रैट्स के ऊपर। तो इस एक्सपेरिमेंट में 2 तरह के रैट्स के ग्रुप को लिया गया था। एक रैट के ग्रुप को मेज़ में छोड़ा गया और उस मेज़ के एंड में उन्होंने चीज़ का टुकड़ा रख दिया रैट्स के लिए, और दूसरे वाले ग्रुप की तरफ कोई वो रिवार्ड नहीं था उनके लिए, मतलब वो चीज़ का टुकड़ा नहीं पड़ा था। तो अब जब उन रैट्स ने उस मेज़ के अंदर एक्सप्लोर किया, मतलब उसका रास्ता देखा कि कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, तो जिन रैट्स ने देखा कि लास्ट में मेरे को वो चीज़ का टुकड़ा मिला है, उन्होंने बहुत अच्छी लर्निंग शो करी, यानी कि उनको पूरा रास्ता उसका याद हो गया। जब भी उन रैट्स को उसके अंदर छोड़ा तो वो एंड में बिल्कुल पहुंच गए अपना चीज़ खाने के लिए, बहुत जल्दी पहुंच गए। पर वहीं दूसरे वाले रैट्स, जिनको पता चल गया कि भाई मेरे को आगे जाके कुछ नहीं मिलने वाला है, तो वो अपना आलसी, मतलब वो आगे नहीं गए, उन्होंने लर्निंग कोई शो ही नहीं करी। पर ऐसा नहीं है कि उनको रास्ता नहीं आता,
पर उन्होंने इसलिए वो लर्निंग शो नहीं करी कि आगे जाके उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। तो जब उन दूसरे ग्रुप को भी, जिनके पास पहले रिवॉर्ड नहीं था उस मेज के एंड में, उनको भी जब रिवॉर्ड दे दिया गया तो उन्होंने भी अच्छी लर्निंग शो करी, सेम जैसे कि पहले वाले ग्रुप ने करी थी। मतलब इसके अंदर यही चीज दोबारा इस एक्सपेरिमेंट ने भी हमें बताई कि अ न्यू बिहेवियर इज लर्नड but not demonstrated until the reinforcement is provided for displaying it। तो ये बात प्रूफ करी इस एक्सपेरिमेंट ने भी कि जब तक हमें कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगी तब तक हम वो बिहेवियर नहीं शो करेंगे। ये होता है लेटेंट लर्निंग के अंदर। इन दिस एक्सपेरिमेंट रैट्स लर्नड कॉग्निटिव मैपिंग ऑल्सो, यानी कि उन्होंने अपने माइंड के अंदर ही पूरा वो मैप स्टोर कर लिया था। दोनों ही ग्रुप्स ने ये कोग्निटिव मैपिंग तो करी थी। कोग्निटिव मैपिंग मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या होता है, तो इसके अंदर हमने सिर्फ इतना लिखना है कि जब उन रैट्स ने अपने माइंड के अंदर पूरा वो मैप स्टोर कर लिया, उसको बोलते हैं हम कोग्निटिव मैपिंग। की मतलब कि हमारे माइंड में ही एक रास्ता स्टोर हो जाए। जैसे अगर आपको अपने स्कूल जाना हो अभी, और मैं आपसे पूछूं कि आपके स्कूल का रास्ता कहाँ है, तो आपके माइंड के अंदर एक रूट अभी ये बात बोलते ही आ गया होगा कि अच्छा मैं पहले यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, फिर ये रोड मैंने लेनी है और वहाँ मेरा स्कूल है। इस तरह से इसको बोला जाता है कॉग्निटिव मैपिंग, कि हम अपने माइंड में बिना फिजिकली उस जगह हुए उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं। एक हमारे माइंड में मैप बन जाता है कि ये मेरा रास्ता है। तो ये थी कॉग्निटिव लर्निंग। इसके अंदर दो तरह की लर्निंग हमने पढ़ी, सबसे पहली लेटेंट लर्निंग और दूसरी इनसाइड लर्निंग। अब उसके बाद हमने समझनी है वर्बल लर्निंग क्या होती है। तो वर्बल लर्निंग डिफरेंट होती है कंडीशनिंग से। जो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ी थी, उन कंडीशनिंग की यहाँ पर बात की जा रही है कि उन कंडीशनिंग से ये वर्बल लर्निंग अलग होती है। और ये क्यों अलग होती है? क्योंकि उनके अंदर हमें सिखाया जाता था, डेलिबरेटली सिखाया जाता था। बट वर्बल लर्निंग ऐसी लर्निंग होती है जो कि सारी वर्ड्स के साथ घूमती है। मतलब वर्बल मतलब जो भी कुछ वर्ड से रिलेटेड है, हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड है, इस तरह की लर्निंग को हम बोलते हैं वर्बल लर्निंग। तो मोस्ट ऑफ द वर्बल लर्निंग हम डेलिबरेटली नहीं करते, मतलब कोई हमें स्पेसिफिकली सिखाता नहीं है उन चीज़ों को। एक बच्चा अपने आप ही धीरे धीरे इस लर्निंग को सीख जाता है। इसलिए ये अलग है थोड़ी सी क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग से, जिसके अंदर हमें कोई स्पेसिफिकली सिखाता नहीं है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये लर्निंग खुद ही कर लेते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद तब उसको बोलना नहीं आता, बट वो धीरे धीरे अपने आसपास देखता है लोगों को ऐसे बोलता हुआ, जो भी लैंग्वेज उसके घर में बोली जाती है, ज़्यादातर ऐसे चांस होते हैं कि बिना उसे सिखाए वो खुद ही उस लैंग्वेज को सीख जाता है। तो इसलिए ये डिफरेंट है कंडीशनिंग से। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट्स यूज्ड डिफरेंट मेथड्स टू स्टडी दिस लर्निंग। इस लर्निंग को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट अलग अलग तरह के मेथड्स को यूज करते हैं। वाइल यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स लाइक नॉन साइलेबल्स वर्ड्स जो होते हैं, अनफेमिलियर वर्ड्स जो होते हैं, ऐसे तरीके के वर्ड्स, इन तरीके की चीज़ें वो यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ लर्निंग। उसके बाद वो कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनको यूज़ करके साइकोलॉजिस्ट इस वर्बल लर्निंग को समझते हैं, वो मेथड्स हमें यहाँ पर बताए गए हैं। अब इन मेथड्स को पढ़ने के टाइम पर हमें एक स्टूडेंट बन के नहीं, एक साइकोलॉजिस्ट बन के इनको समझने की ज़रूरत है। मतलब कि इसके अंदर हम एक साइकोलॉजिस्ट की नज़र से देखने वाले हैं कि कैसे लोग याद करते हैं चीज़ों को। तो पेयर्ड एसोसिएटिव लर्निंग एक टेक्निक है जो कि साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं ये समझने के लिए कि कैसे लोग चीज़ों को लर्न करते हैं, बेसिकली वर्ड्स को। तो इसके अंदर एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे हम अपनी कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो, फॉर एग्जांपल फ्रेंच। तो हमने अब फ्रेंच सीखनी है, तो फ्रेंच के कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो हमारी इंग्लिश से रिलेट करते होंगे। वहाँ पर हम पेयर कर लेंगे कि अच्छा इस वर्ड का मतलब इंग्लिश में ये होता है। हम इसी तरह से कोई लैंग्वेज नहीं सीखते हैं, तो इसको कहा जाता है पेयर्ड एसोसिएटिव टेक्निक। तो जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो किस तरह से वर्बल लर्निंग की प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से वो वर्ड्स को सीखते हैं, उसको समझने के लिए एक और टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं सीरियल लर्निंग। तो सीरियल लर्निंग के अंदर हम एक पर्टिकुलर लिस्ट दिखाते हैं वर्ड्स की कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स को। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वो उन वर्ड्स को याद रख सकते हैं, कि किस किस तरह से याद रखते हैं। अगर हमने पहली लिस्ट दिखाई है जिसमें हमने वर्ड्स को सीरियल वाइज अरेंज किया है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कैट, डॉग और लायन, तो ये फिर भी एक सीरियल में है, रेदर देन मैं ये बोलूँ कैट, लैपटॉप और कोरोना वायरस। तो ये चीज़ सीरियल में नहीं है, इसमें कुछ भी वर्ड्स मैंने बोल दी कहीं से भी उठा के। बट कैट, डॉग और लॉयन, ये चीज़ फिर भी एक सीरियल में है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा इजीली याद रहेगी, तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं कि आप यही बोलोगे कैट, डॉग, लॉयन, क्योंकि इसमें एक सीरियल फॉलो हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस तरह से हम लिस्ट दिखाते हैं कुछ वर्ड्स के अपने पार्टिसिपेंट्स को।
कि वो सीरियल वाइज वाले वर्ड याद रखते हैं या फिर वो दूसरे वर्ड एमी कोई भी मैंने बोल दिया रैंडम तो उनको ज़्यादा याद रखते हैं। उसके बाद एक लास्ट टेक्निक होती है जिसका नाम है फ्री रिकॉल। तो फ्री रिकॉल के अंदर कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स दिखाए जाते हैं पार्टिसिपेंट्स को, उसके बाद उन्हें बोला जाता है कि आपके पास 5 या 10 सेकंड का टाइम है, इन वर्ड्स को आपने देखना है और याद रखना है, उसके बाद रिकॉल करना है इन्हें, यानी कि बताना है मेरे को कि कौन कौन से वर्ड्स थे वहाँ पर। तो ये पाया गया था इसमें कि जब ऐसे लोगों से पूछा गया तो ज़्यादातर उन्होंने ये बताया जो वर्ड स्टार्टिंग में लिखे गए थे और वो लोग वर्ड्स जो कि एंड में लिखे गए थे, इन वर्ड्स को लोगों ने ज़्यादा याद रखा, बीच वाले सारे वर्ड्स को वो लोग भूल गए। तो ये बेसिकली 3 अलग अलग तरीके की टेक्निक्स हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट्स यूज़ करते हैं इस वर्बल लर्निंग को समझने के लिए। उसके बाद इसके क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, यानी कि किन चीज़ों पर डिपेंड करती है हमारी वर्बल लर्निंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द वर्बल मटेरियल टू बी लर्नड। जो भी हमने वर्बल मटेरियल लर्न करना है उसके जो फीचर्स होते हैं वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है। दे इंक्लूड लेंथ ऑफ द लिस्ट टू बी लर्नड। अब मैं आपको यहाँ पर बोल दूँ कि अपने 100 वर्ड याद कर रहे हैं तो ऑफकोर्स बहुत मुश्किल होगा वो आपके लिए याद रखना। वहीं मैं आपको बोलूँ कि ये 5 वर्ड आपने याद करने हैं तो हो सकता है कि आप उनको याद रख सको। उसके बाद मीनिंगफुलनेस ऑफ द वर्ड्स, जो हमने वर्ड आपको प्रोवाइड करवाए हैं उन वर्ड के अंदर मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ बोलूँ VPGTQWV RIPAZHA, ये वर्ड मैंने ऐसे कुछ भी बोल दिया तो आप इनको याद रख लोगे। जो लोग गेमर हैं उनको शायद ये वर्ड याद रहें, पर स्टिल ये मोस्ट ऑफ द पीपल आपको ये चीज़ नहीं समझ आई होगी कि ये क्या है ये वर्ड्स, तो इनका कुछ मीनिंग नहीं बनता। वहीं अगर मैं बोलूँ लायन, डॉग, ऐसे कोई वर्ड्स तो ये आप याद रख सकते हो, इनका एक मीनिंग है। तो जो मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे वो ऑफकोर्स ज़्यादा देर तक याद रहेंगे और जितनी हमारी लिस्ट छोटी होगी वर्ड्स की वो भी ज़्यादा ईजी हमारे लिए रहेगा उसको याद रखना। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है फीचर्स ऑफ वर्बल मटेरियल। तो जो वर्बल मटेरियल है उसके फीचर के अलावा भी बहुत और भी तरह के डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कि इस लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक होता है कैटेगरी क्लस्टरिंग। तो कैटेगरी क्लस्टरिंग का मतलब कि अगर मैंने किसी पार्टिसिपेंट को कोई लिस्ट दिखाई, उस पार्टिसिपेंट ने अपने हिसाब से कैटेगरी बना ली कि इस कैटेगरी में एक वर्ड रख लिए, इस कैटेगरी में अलग रख लिए। इन पर भी डिपेंड करता है कि उसकी वर्बल लर्निंग कैसी होगी। अब हर पर्सन ये कैटेगरी क्लस्टरिंग अपने हिसाब से कर सकता है। जैसे अगर मैं कोई भी यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाऊं तो उसमें से आप कुछ नीचे वाले वर्ड्स को अलग कैटेगरी में रख लें, ऊपर वाले वर्ड्स को अलग कैटेगरी में रख लें। मतलब इस तरह से याद रखने की एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं कैटेगरी क्लस्टरिंग। उस पर भी वर्बल लर्निंग डिपेंड करती है। उसके बाद टोटल टाइम प्रिंसिपल, यानी कि कितना टाइम मैं आपको दूंगा एक चीज़ को याद रखने के लिए। अगर मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स दिखा दूं और मैं बोलूं कि सारे वर्ड्स आपने याद रखने हैं और मैं आपको दिखाऊं सिर्फ 2 सेकंड के लिए तो आप नहीं याद रख पाओगे। वहीं अगर मैं आपको 1 मिनट के लिए ये 5 वर्ड याद रखने के लिए कह दूं तो आप इसको याद रख सकते हो। तो जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा अच्छी लर्निंग, ये कहता है टोटल टाइम प्रिंसिपल। तो इस तरह के और भी कई चीज़ें हैं जो कि डिटर्मिनेंट होती हैं वर्बल लर्निंग के। जब बट मेन यही 3 थी जो कि यहाँ पर आपको बताई गई हैं। सबसे पहला वर्बल मटेरियल के फीचर्स, दूसरा कैटेगरी क्लस्टरिंग और तीसरा टोटल टाइम प्रिंसिपल। उसके बाद दूसरी टाइप की लर्निंग जो हमने पढ़नी है वो है स्किल लर्निंग। तो कैसे हम किसी स्किल को एक्वायर करते हैं यही हम इस लर्निंग के अंदर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्किल होती क्या है, कैसे हम एक स्किल को डिफाइन करेंगे। अ स्किल इज डिफाइंड एज A skill is defined as the ability to perform some complex tasks smoothly and efficiently। तो ये होती है एक स्किल, एक हमारी ऐसी एबिलिटी जिससे हम कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क को भी बड़े आराम से कर सकें और इफेक्टिवली कर सकें, उसको हम कहते हैं स्किल। तो ये स्किल की डेफिनेशन थी। उसके बाद फेजेस ऑफ स्किल एक्विजिशन, कैसे हम कोई नई स्किल सीखते हैं। So skill learning passes through several qualitative different phases। Skill learning बहुत अलग अलग तरह के phases से होकर गुजरती है। According to Fitts, skill learning passes through 3 stages which involves different types of mental processes। मतलब कि जब भी हमने कोई skill नहीं सीखनी हो तो 3 तरह की stages से होकर हमें गुजरना पड़ता है और हर stage के अंदर अलग अलग तरह की mental processes हमें लगानी पड़ती है। तो जो सबसे पहली stage होती है वो होती है हमारी cognitive stage, दूसरी स्टेज होती है एसोसिएटिव स्टेज और तीसरी स्टेज होती है ऑटोनॉमस स्टेज। तो बेसिकली कॉग्निटिव स्टेज का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को माइंड के लेवल पर समझते हैं, एक्वायर करते हैं हम इंफॉर्मेशन को और अपने माइंड में स्टोर करते हैं, ये होता है कॉग्निटिव फेज के अंदर। उसके बाद एसोसिएटिव फेज, अब हमने जो भी कोई चीज़ सीखी है
हम उसे अलग अलग चीज़ों से एसोसिएट करके अपने माइंड के अंदर पक्का करते हैं, स्टोर करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो एसोसिएटिव स्टेज के अंदर दो चीज़ें मेन याद रखने वाली हैं। एक तो इसके अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं उस स्किल की बार 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 बार, और दूसरा हम अपने माइंड में एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कार सीखनी है, तो कार सीखने के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, आप बहुत कुछ एसोसिएट करोगे अपने माइंड के अंदर, और उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करोगे। गाड़ी बार बार चलाओगे तभी तो आएगी, तो आप प्रैक्टिस करोगे। और हम अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें एसोसिएट करते हैं कि मैं अपना स्टीयरिंग व्हील इतना इतना ज़्यादा घुमाऊंगा, इतना घुमाऊंगा, उस टाइम पर अगर मैंने गियर पीछे वाला देना है तो पहले क्या करना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर एसोसिएट करते हो एक दूसरे से और उसकी प्रैक्टिस करते हो। अब जब ये एसोसिएटिव स्टेज अच्छे से हमारी हो जाती है तो हम आ जाते हैं ऑटोनॉमस स्टेज में। अब एक बच्चा पहले वो क्रॉलिंग करना सीखता है, पहले वो चलना सीखता है धीरे धीरे। अब जब वो उसकी बार बार प्रैक्टिस कर लेता है, एसोसिएट अपने माइंड में चीज़ों को कर लेता है अच्छे से, कॉग्निटिव उसके माइंड में पहले ही स्टोर है कि हाँ मैंने ऐसे चलना है, उसके बाद उसने एसोसिएट भी कर लिया, अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली, तो वो अपने आप ही तीसरी स्टेज में आ जाता है विच इज़ ऑटोनॉमस। यानी कि अब उसे कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। जैसे अब के टाइम पर हम ऑटोनॉमस स्टेज में हैं, चलने की अगर हम बात करें तो अब हमें चलने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि अच्छा मैं पहले ये वाला पैर आगे रखूंगा, फिर मैं ये वाला पैर आगे रखूंगा। ये हमारे माइंड में ऑटोमेटिक हो चुका है अब। तो बेसिकली ये तीन तरह की स्टेजेस हैं जिनसे होकर ही हम कोई स्किल एक्वायर करते हैं। पहले हम उसे माइंड लेवल पे समझते हैं, फिर हम उसे एसोसिएट करते हैं, उसके बाद वो हमें ऑटोमेटिकली ही आ जाती है, हमें उसके लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं रहती। ट्रांजिशंस फ्रॉम वन फेज टू अनदर क्लियरली शोज दैट प्रैक्टिस इज द ओनली मीन्स ऑफ स्किल लर्निंग। जैसे जैसे हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर जाते हैं तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि प्रैक्टिस ही सिर्फ एक टूल है किसी भी स्किल को लर्न करने के लिए। बहुत ही सिंपल से यहाँ पर बात लिखी गई है कि हम प्रैक्टिस से ही किसी चीज़ को सीख सकते हैं। उसके बाद हमने समझना है फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग दिस लर्निंग। इसका मतलब वही है जैसे हम बाकी लर्निंग के टाइम्स में अभी तक पढ़ते आए हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट लर्निंग, वही इसमें भी हमने पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं इस तरह की लर्निंग को। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट उसे दी जा रही है या फिर पार्शियल रीइंफोर्समेंट दी जा रही है। ऑफकोर्स अगर उसे कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट दी जा रही है, यानी कि अगर हम किसी बच्चे को बोलें कि आपने ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया तो आपको एक चॉकलेट मिलेगी या एक टॉफ़ी मिलेगी, तो ज़्यादा चांस है कि वो बच्चा पढ़े। और वो भी अगर हम उसे कंटिन्यूसली देंगे, उसने एक चैप्टर कंप्लीट किया, हमने उसे एक टॉफ़ी दे दी, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा अच्छे से उस चैप्टर को, दूसरा चैप्टर भी जल्दी कंप्लीट करे, रेदर देन कि अगर हम उसे पार्शियल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करें। यानी कि वो बच्चा भी समझ जाएगा कि हम उसे हर बार नहीं दे रहे हैं। मतलब कि उसने एक चैप्टर कंप्लीट किया तो हमने उसे टॉफ़ी दे दी, उसने दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया तो हमने उसे टॉफ़ी नहीं दी, तीसरा किया तो भी नहीं दी, चौथा करने पर दे दी। तो इस तरह से ये होती है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। हमें मतलब अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हमें हमेशा ही कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके बाद दूसरा फैक्टर होता है मोटिवेशन। यानी कि अगर वही बच्चे वाला एग्जाम्पल हम आगे कंटिन्यू करें, तो अगर वो बच्चा पहले से ही मोटिवेटेड है खुद से ही पढ़ने के लिए, तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आ सकता है, रेदर देन कि वो मतलब बहुत ज़्यादा रो रहा है कि नहीं यार मैंने नहीं पढ़ना, मैंने नहीं पढ़ना, और हम तब उसे ऐसे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा जितना तब अच्छा आ सकता था अगर वो खुद से ही मोटिवेटेड हो। उसके बाद तीसरा फैक्टर होता है प्रिपेयर्डनेस ऑफ लर्निंग, कि क्या वो पढ़ने के लिए प्रिपेयर है भी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा है और वो प्रिपेयर ही नहीं है अभी उस चीज़ को पढ़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वो बच्चा है अभी 5th या 6th क्लास में। अब मैं 5th और 6th क्लास के बच्चों को ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस स्किल लर्निंग, तो ऑफकोर्स वो बच्चा हो सकता है कि इस चीज़ को ना समझ पाए और आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो। तो ये होता है प्रिपेयर्डनेस ऑफ लर्निंग में, कि हम पहले से प्रिपेयर हैं भी उस चीज़ को लर्न करने के लिए या नहीं। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी इस तरह की स्किल लर्निंग को। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो क्या होती हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़? अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें एक ले पर्सन की टर्म में, तो लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब जब हमें कोई भी चीज़ सीखने में दिक्कतें होने लग जाएं, हम कोई भी चीज़ एक्वायर ना कर पाएँ, उसको कहा जाता है लर्निंग डिसेबिलिटी। बट टेक्निकल टर्म में it refers to a heterogeneous group of disorders manifested in terms of difficulty in acquisition of various things। अब वेरियस थिंग्स क्या है वो अभी हम समझते हैं, पर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है। हेट्रोजीनियस मतलब होता है अलग अलग तरह के, तो अलग अलग तरह के मतलब डिसऑर्डर्स हो सकते हैं इसके अंदर लोगों को। मतलब जरूरी नहीं है कि लर्निंग डिसेबिलिटी एक पर्टिकुलर एक ही डिसऑर्डर है। इस लर्निंग डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर बहुत अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, पर उन सब डिसऑर्डर्स में मेन क्या होता है,
मैनिफेस्टेड इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी इन एक्विजिशन ऑफ लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रीजनिंग, मैथमेटिकल एक्टिविटीज़, मतलब जो बेसिक मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं एटसेट्रा। तो इस तरह की दिक्कतें जब हमें होने लग जाए, हम मैथमेटिक्स के बेसिक चीज़ें नहीं सॉल्व कर पा रहे, 2+2 नहीं सॉल्व कर पा रहे, रीजनिंग नहीं कर पा रहे, स्पीकिंग नहीं कर पा रहे, राइटिंग नहीं कर पा रहे, रीडिंग नहीं कर पा रहे, हम कोई चीज़ सीख नहीं पा रहे, इस तरह के डिसऑर्डर को कहा जाता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अब ये ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रॉब्लम्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोई दिक्कत होती है तब ये सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। एंड कंजक्शंस विद फिजिकल हैंडीकैप, सेंसरी इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और इवन विदाउट देम, यानी कि ये हो सकती हैं इनके साथ भी और इन बीमारियों के बिना भी, यानी कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी हो, सेंसरी इम्पेयरमेंट भी हो सकती है जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी हो, फिजिकल हैंडीकैप भी वो पर्सन हो सकता है जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी हो, पर यह भी हो सकता है कि उसको और कोई चीज़ ना हो और सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी ही हो। और अगर एक बार लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाए तो फिर वो क्योरेबल नहीं होती है। तो ये था सब लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। उसके बाद यहाँ पर बस उसके सिम्टम्स एक्सप्लेन किए गए हैं, इसके अंदर कोई भी चीज़ समझाने वाली नहीं है, जैसे डिफ़िकल्टीज़ इन राइटिंग लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, रीडिंग आउट टेक्स्ट, मतलब ये सब चीज़ें होती हैं। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैव डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, ये सब उन्हें होता है, मतलब इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं है। तो ये आपके सामने है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इसे रीड कर सकते हैं। इसके अंदर एक चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए, ये आ भी सकता है क्वेश्चन में क्योंकि ये काफ़ी कॉमन है। तो डिसलेक्सिया एक तरह का लर्निंग डिसऑर्डर है। अब ये क्या होता है और ये किस मूवी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एक हिंट आपके लिए ये है कि आमिर खान की वो एक मूवी थी जिसके अंदर बहुत अच्छे से डिसलेक्सिया को एक्सप्लेन किया गया है। सो अगर आपको पता है कि वो कौन सी मूवी है, सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। A huge shout out to Soumya and Pankaj for becoming the member and thank you so much for supporting the channel. तो इस चैप्टर के सेकंड हाफ में हम समझ चुके हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या होती है, कॉग्निटिव लर्निंग क्या होती है, स्किल लर्निंग क्या होती है और वर्बल लर्निंग क्या होती है। उसके बाद अभी हमने समझा कि लर्निंग डिसेबिलिटी किसे कहा जाता है। बाकी के टॉपिक्स हम पहले ही कवर कर चुके थे अपने फर्स्ट हाफ में। सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। नाउ इट्स ऑल योर वर्क। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको सीरियसली ये चैप्टर समझ आया हो, so please like it and share your valuable views in the comment section. And also don't forget to hit the subscribe button and turn on your bell icon. I will see you in the next video. Thanks for watching.